हेलो स्टूडेंट, आपका अपना चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपका स्वागत है। आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अभी जो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर अधिकांश बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से जो एग्जाम में आने वाली जो आईएमपी अभिक्रिया है मैं उनको ही करवाने वाला हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एलिन्स, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है मैं अभी यहाँ पर हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो एल्केन्स में कुछ अभिक्रिया है जो कि हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से अभिक्रिया पूछी जाती है, और मैं 100% बोल सकता हूँ कि इनमें से ही आपको बोर्ड के एग्जाम में अभिक्रिया देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया की, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें हेलो हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? हेलो एल्केन। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या रहता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाना है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? तो एल्किल हैलाइड में हम, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो थोड़ा सा इसको समझना। एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, ये होता है एल्किल का फॉर्मूला। और हैलाइड में आप एक समूह ले सकते हो कोई सा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर n = यदि 1 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? n = 1। तो जैसे हम n = 1 लेंगे तो यहाँ पर C और H, 2 एकम 2 और 1 3, CH3। तो हमें पता है एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेथ। याद रखना सिंपल सा, जब भी एक कार्बन आए तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, 3 के लिए प्रोप बोलते हैं। ऐसी ये सीक्वेंस में केमिस्ट्री की हिंदी चलती है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ। और ये ग्रुप कौन सा? एल्किल। तो मेथ प्लस इल, ये क्या हो जाएगा? मेथिल। और इसके साथ यदि मैं एक हैलाइड ले लूं, जैसे मैंने Cl ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। Br लेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड, I लेंगे तो मेथिल आयोडाइड। तो इनमें से हम कोई सा भी एक तत्व ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कोई सा भी ग्रुप लेता हूं एल्किल हैलाइड के अंतर्गत। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड, ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम? मेथिल क्लोराइड प्लस यहां पर हम क्रिया करने वाले सोडियम धातु के साथ। तो आपको याद रखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड के अंतर्गत मैंने लिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, क्या लिया यहाँ पर? मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करना, ठीक है। किसकी उपस्थिति होने वाली है? तो ये उपस्थिति यहाँ पर रहेगी शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बनने वाला आपका उत्पाद है वो बनेगा एल्केन। और एल्केन भी कौन सा? एल्केन के अंतर्गत आप मेथेन बना सकते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन वुड्स अभिक्रिया में सम कार्बन वाला ही एल्केन बनेगा, सम कार्बन वाला एल्केन बनेगा। तो सम कार्बन में आप CH4 तो ले नहीं सकते हो, CH4 मतलब क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। लेकिन ये विषम कार्बन वाला एल्केन हो जाएगा। और हमें बनाना क्या है? अब जैसे ये होता है मेथेन, ठीक है, ये बेसिक चीज है। मेथेन होता है आपका, आपने पढ़ा होगा C2H6, एथेन होता है, ठीक है। तो ये सब एल्केन है, लेकिन यहाँ पर सम कार्बन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एथेन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एथेन बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया हुआ एक कार्बन, तो कहीं ना कहीं मुझे मेथिल क्लोराइड जो है वो दो तत्व, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक और ले लिया यहाँ पर CH3Cl। तो यहाँ पर ये भी मेथिल क्लोराइड है, ये भी मेथिल क्लोराइड है। तो 2 मेथिल क्लोराइड की क्रिया हमने सोडियम धातु के साथ कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। क्या मिल जाएगा? एल्केन। और एल्केन के अंतर्गत इसका नाम क्या होता है? एथेन। क्या नाम होता है? एथेन। अब CH3 तो हमारे पास आ चुका है। अब बचा क्या पर? Na, जो कि Cl के साथ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया NaCl। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए आप CH3 तो बैलेंस हो रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर Na जो है, यहाँ पर एक है, इधर Na एक है, लेकिन Cl कितना है? यहाँ पर 2 Cl दिखाई दे रहे हैं, तो Cl को डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। जिससे मैंने Cl को डबल किया तो यहाँ पर Na भी डबल हो गया, तो इस Na को भी क्या करना पड़ेगा? डबल। तो ये अभिक्रिया जो होती है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। इसकी परिभाषा आप सिंपल सा लिख सकते हो, जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें एल्केन या एथेन बोल सकते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये अभिक्रिया जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत आईएमपी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं।
अब हम देखने वाले हैं अगली अभिक्रिया फ्रैंकलिन अभिक्रिया। ये फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा अहम भी है, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया करने वाले हैं? फ्रैंकलिन अभिक्रिया। वैसे ये अभिक्रिया एग्जाम में एक दो बार आ चुकी है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फ्रैंकलिन अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया में ज्यादा कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हम एल्किल हैलाइड लेंगे, इसमें भी हम एल्केन ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एल्किल हैलाइड लेता हूं, ठीक है। आप समझ गए होंगे एल्किल हैलाइड के अंतर्गत हम मेथिल एथिल प्रोपिल कोई सा भी एक एल्किल ले सकते हैं, और हैलाइड में आप कोई सा भी एक हैलाइड ले सकते हैं। तो मैं वापस से सिंपल सा एक एल्किल लेता हूं, जिसे मैंने मेथिल ले लिया, और एक हैलाइड में यहां पर ले लेता हूं Cl ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम वापस से क्या होगा? ये मेथिल क्लोराइड, वापस से लिया मैंने मेथिल क्लोराइड। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे उसमें भी हमने मेथिल क्लोराइड ही लिया था वुड्स में, वहां पर हमने सोडियम धातु ली थी। बस याद रखना कि जो फ्रैंकलिन होती है इसमें हमको जिंक धातु लेना, बस इतना सा ही अंतर है। वहां पे भी दो अणु लिए थे, यहाँ पर भी हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने वाले हैं, ठीक है। उपस्थिति सेम रहेगी शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति रहेगी यहाँ पर? शुष्क ईथर। जिसने वुड्स अभिक्रिया को सही से समझा होगा उसको ये बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि बिल्कुल कॉपी ही अभिक्रिया है। तो यहाँ पर भी एल्केन बनने वाले, तो दिखाई दे रहा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड हम बना देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिंक के साथ Ca निकलेगा, पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो जिंक होता है इसकी वैलेंसी +2 होती है। जैसे सोडियम में +1 चार्ज होता है, तो इसलिए सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जिंक है इसको 2 क्लोरीन के साथ क्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा जो उत्पाद बनेगा वो जिंक क्लोराइड बनेगा, लेकिन ZnCl2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ZnCl2। यहाँ पर ZnCl नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जिंक पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और Na पर +1 था, इसलिए वहां पर NaCl बना था, यहाँ पर ZnCl2 बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर भी मुझे एल्केन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एल्केन, ठीक है। इसका नाम 2 कार्बन है, तो इसको हम एथेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथेन। तो इसकी यदि मैं थोड़ी सी परिभाषा की बात यदि हम करें, तो इसमें फ्रैंकलिन अभिक्रिया को किस प्रकार से लिख सकते हैं? जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है, ठीक है, जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलिन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसी की ऐसी ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ओके। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं हम, रीमन टीमैन अभिक्रिया, रीमन टीमैन, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ पर जो रीमन टीमैन है ये कभी कभी रीमन टीमन भी होता है, कभी रीमन टीमर होता है, यानी कि इसके नाम लगभग इधर से उधर घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? रीमन टीमैन, और इस पे स्टार लगा ले, क्योंकि ये इस साल एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सबसे इस चैप्टर की सबसे ज्यादा एमपी विक्रिया रीमन टीमैन। ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से इसको करवाने वाला हूँ। शायद आपको बुक में भी ये देखने को सही से नहीं मिलेगी, उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपको पूरा फोकस से समझना है, ठीक है। तो याद रखना रीमन टीमैन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको फिनोल लेना है। क्या लेना है? फिनोल, ठीक है। पहले मैं अभिक्रिया करवाऊंगा, फिर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो ये है फिनोल, ठीक है। वैसे इसमें फिनोल लिया हमने, फिनोल की क्रिया आपको क्लोरोफॉर्म के साथ करना है। किसके साथ करना है? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो मैंने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया, ओके। अब देखो किस प्रकार से होगी, तो आप जानते होंगे कि जैसे फिनोल है, तो जहां पर भी हम किसी भी चीज को जब अटैच करते हैं फिनोल पर, तो वहां पर एक हाइड्रोजन का अणु होता है, ठीक है, निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वाला जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं पैरा। चलो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ, इसको ध्यान रखना है, ये आपने वैसे कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। और ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ओके, ऑर्थो। और ये वाली जो पोजीशन होती है इसको मेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटा। ये याद रखना, क्योंकि ये आगे तक ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम की और हमेशा ये काम आती है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है किसी भी एरोमेटिक जो संरचना होती है उसमें ये वाली संरचना को पैरा बोला जाता है, इस पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है, मेटा। याद रखें, हर रिंग में 2 पैरा पोजीशन होती है, 2 ऑर्थो पोजीशन होती है और 2 मेटा पोजीशन होती है, ठीक है। तो अभी मैं अभिक्रिया को ऑर्थो पोजीशन पे करने वाला हूं, ठीक है। आप ऑर्थो पे कर सकते हैं, पैरा पे कर सकते हैं, आप मेटा पे कर सकते हैं, पर मैं सिंपल वे में अभी कहां कर रहा हूं? याद रखना, ऑर्थो पे, ठीक है। तो हम ऑर्थो पे करने वाले हैं, तो ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु होगा, तो यहाँ से जो H है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा,
तो HCl आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ से H और एक Cl, जब एक H और एक Cl बाहर हुआ तो हमारे पास क्या बचा, ये देखना ध्यान से, ठीक है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपकी ऐसी कैसी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। OH भी आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पर जो CH और यहाँ क्या बचा Cl2, क्योंकि एक Cl जो था वो एक H के साथ जा चुका है, तो यहाँ पर अभी बचा है एक तो CH बचा है और दो Cl, याद रखना दो Cl, ठीक है। आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर कितने Cl है, या CH के साथ दो Cl, आप चाहो तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं CH Cl2, ओके। तो CH Cl2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये माध्यमिक यौगिक, कौन सा यौगिक है ये, माध्यमिक यौगिक, ठीक है। ये अभिक्रिया के बीच में थोड़ी देर के लिए बनता है, लेकिन अभिक्रिया जैसे आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इस माध्यमिक यौगिक को थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा ताकि अभिक्रिया आपको सही समझ में जाए। मैं वापस इसको एक बार लिख रहा हूं, ये आपका OH और यहाँ पर मैंने बोला था आपको CH, हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, दो Cl है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें क्षार मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, NaOH, ठीक है। जब क्षार मिलाया जाता है, क्षार इसलिए मिला रहा है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन के दो अणु हैं इनको हमको बाहर निकालना है, तो Na जो होता है वो Cl को बाहर लेके जाएगा, ये यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, NaCl क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन ध्यान से देखिए Cl यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, दो आपको Cl दिखाई दे रहे हैं, तो हम जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसको दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि दो Na जो होते हैं वो दो Cl को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, -2 NaCl, ठीक है। कैसे निकला, जो NaOH था आपका वो हमने इसलिए मिलाया कि यहाँ से हम Cl को बाहर निकाल पाए, तो हमने इसको दो इसलिए लगाया क्योंकि दो Na चाहिए दो Cl को बाहर निकालने के लिए, तो 2 NaCl निकल गया। लेकिन इस 2 के कारण OH भी कितना होगा, दो OH हो चुके हैं, तो हमारा एक और माध्यमिक यौगिक बनने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये OH आपका ऐसा कैसे ही, ठीक है, और यहाँ पर ये CH भी आपका ऐसा कैसे ही। अब यहाँ पर दो Cl तो जा चुके हैं, अब OH कितने हैं, दो, तो मैंने यहाँ पर दो OH लगा दिए, ओके। अब अभिक्रिया थोड़ी सी जब आगे बढ़ेगी तो बस इसको हम गर्म करना, हीट करना थोड़ा सा, जिसे हम गर्म करेंगे तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, -H2, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो इसको ध्यान से देखिए, क्या बचा आपके पास, ये आपकी रिंग, ओके, ये रिंग बच रही है ऐसी कैसी, ये OH आपका ऐसा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो CH बचा है और यहाँ से केवल एक O बचा, क्योंकि OH और एक H एक जल का अणु बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन है तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है। OH के लिए बोलेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और CH और जो समूह होता है वो एल्डिहाइड को शो करता है, और ये बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या नाम जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी अभिक्रिया है और एग्जाम में आती ही आती है, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे यदि इसको हम पैरा पे लेके चलते हैं तो ये वाली जो अभिक्रिया हम ऑर्थो पे लेके चल रहे हैं सारी की सारी प्रोसेस पैरा पे हो जाती है, तो उसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया की हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा होगा, आपने देखा होगा, एक तो यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म को लिया, ठीक है, और एक हमने क्षार डाला, ठीक है, फिनोल के साथ, मतलब तीन ही चीज यहाँ पर मेन है। तो जब इसकी हम एक डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं, जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व किसी क्षार के साथ, जरूरी नहीं आप NaOH ले, आप KOH भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप क्षार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व किसी क्षार के साथ की जाती है तब हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम एक और भी क्या है, सैलिसिल्डी, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आप फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया दीजिए, इस रूप में पूछ सकते हैं। वो ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्या होता है जब फिनोल क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया करता है, वन लाइनर क्वेश्चन, उसमें भी यही करना है, रिमन टीमन आ जाए तो भी यही करना है, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछी जाएगी, बस आपको उसको सही से समझना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आईएमपी सरल लैंग्वेज मैंने आपको करवाया। अब अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है, हुंस-डीकर अभिक्रिया बोल दो या विधि बोल दो, ठीक है। ये अभिक्रिया भी बहुत ही आईएमपी है
और आप याद रखिए अभी हम हेलो एल्केन्स की ही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हेलो एलिन्स में भी आयन अभिक्रिया, लेकिन यदि आपने एक पार्ट कर लिया, होता क्या एग्जाम वाला हेलो एल्केन का एक भाग देता है और उसके और में हेलो एलिन देते हैं, तो आप चाहो तो केवल यही अभिक्रिया एग्जाम में करके जा सकते हैं, इससे आपको काम मिल जाए, पर ये सारी अभिक्रिया आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हुंसडीकर अभिक्रिया की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आयन अभिक्रिया है, सिंपल सी है। इसमें हमको कोई सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, सिल्वर लवण वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिसे अपन ने ले लिया अपन C2H5COON, या अपन Ag ले लेते, ठीक है। ये आपका सिल्वर अम्ल का कार्बोक्सिलिक लवण, ठीक है। इसका नाम वैसे यदि कहें हम सिल्वर, इसका नाम होता है प्रोपियोनेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिल्वर लवण लिया है, ठीक है। सिल्वर लवण किसका लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसका नाम क्या है, सिल्वर प्रोपियोनेट। तो सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया किसी भी हैलाइड के साथ हमको करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन के साथ, सिंपल से हम हर बार क्लोरीन के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। उपस्थिति आप याद रख लें, क्योंकि कभी कभी उपस्थिति का नंबर काट सकते हैं, तो उपस्थिति किसकी रही यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सही विकल्प जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं कि हुंसडीकर अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो यदि आपको अभिक्रिया सही से याद है तो इससे संबंधित कोई सा भी सही विकल्प खाली स्थान किसी में भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर प्रोपेट की क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, आपका एक हेलो एल्केन बनेगा, ठीक है। हेलो एल्केन मतलब जैसे एक एल्किल समूह रहेगा और एक हैलाइड रहेगा, तो यहाँ से हम C2H5 के साथ Cl ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस अभिक्रिया को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, C2H5, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर एक Cl को ये साथ में लेगा, ये आपका एल्किल हैलाइड, क्या है ये, एल्किल हैलाइड, ओके। आप इसको एल्किल हैलाइड बोल दो या इसको क्लोरोएथेन बोल सकते हैं, या हम इसका सिंपल सा नाम बोल सकते हैं, C2H5 को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन के लिए एथिल, क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड, ठीक है। आप कोई सा भी एक नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हम एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बना प्लस, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक CO2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। उसके बाद AgCl के साथ जाएगा, AgCl, तो आप बैलेंसिंग दे सकते हैं, C2H5 Cl के साथ बना लिया एल्किल हैलाइड, CO2 गैस आपके अलग निकल गई, ठीक है। Ag एक Cl बचा हुआ था तो वो AgCl बन गया, तो ये अभिक्रिया कौन सी, हुंसडीकर विधि। इस अभिक्रिया को सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि जब सिल्वर लवण का कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हम जब लेते हैं, उसकी क्रिया हैलाइड के साथ, किसी भी हैलाइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हुंसडीकर विधि। आपको जो भी अभिक्रिया, कोई सी अभिक्रिया ऐसा लगता है कि थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको आप थोड़ा सा 2 बार 3 बार ट्राई कर सकते हैं, कॉपी में कर करके देख सकते हैं, तो वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है गिरगनाट अभिकर्मक, ठीक है। ये आपको 2 से 3 पार्ट, ये जो अभिक्रिया है जैसे आने वाली यूनिट 7, 8 उनमें भी इन्हीं अभिक्रियाओं को रिपीट किया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एमपी है। तो गिरगनाट अभिकर्मक में हम क्या लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। जिसे वैसे एल्किल हैलाइड को आप RX से दर्शा सकते हो, ठीक है। R की जगह हम मेथिल एथिल प्रोपिल ले सकते हैं, हैलाइड में आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ होगी, यहाँ पर किसी भी एक धातु के साथ, लेकिन यहाँ पर जो गिरगनाट होता है इसमें आपको हमेशा मैग्नीशियम धातु लेना है, कौन सा लेना है, मैग्नीशियम धातु। और मैग्नीशियम धातु आपको पता है कि होगा क्या यहाँ पर, तो सिंपल सा ये कि जो मैग्नीशियम धातु होगा इन दोनों के बीच में आकर जुड़ जाएगा, यानी कि RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, गिरगनाट अभिकर्मक, गिरगनाट अभिकर्मक। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप चाहो तो यहाँ पर CH3Cl ले सकते हो, ठीक है। वैसे भी करोगे तो वो आएगा Mg धातु रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ R की जगह आप लिया CH3MgCl, तो ये अभिक्रिया क्या रहेगी, गिरगनाट अभिकर्मक। तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ की जाती है तब हमें एक अभिकर्मक प्राप्त होता है जिसका नाम गिरगनाट अभिकर्मक रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम धातु की जो ऑक्सीजन संख्या होती है +2 चार्ज होता है, तो +2 चार्ज होने के कारण यहाँ बीच में आएगी और 2 बॉन्ड से जुड़ने वाली है, तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी गिरगनाट अभिकर्मक, ओके। अब हम अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे आखिरी अभिक्रिया है, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखो अगली अभिक्रिया आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी अभिक्रिया है,
ठीक है। तो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया में ध्यान रखना आपको, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर NH2 जुड़ा होना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं हम, ठीक है, और एक आपका होता है एक क्षार KOH, ठीक है। तो ये तीन अणु होते हैं, एक एनिलीन, एक ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म और ये क्षार है, आप KOH ले सकते हो या आप NaOH ले सकते हो। जब इन तीनों को हम मिलाते हैं, वैसे ये अभिक्रिया रीमन-टीमन अभिक्रिया की ही तरह है, लेकिन इसको एक ही स्टेप पे किया जाता है। हमने रीमन-टीमन को कैसे किया, ओपनली करके किया, क्योंकि वो अभिक्रिया एक साथ समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर बनता क्या है, इस पे जो मेन उत्पाद रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे समझ में आए। आपका एक तो रिंग ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका NC, इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड इसको बोला जाता है, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये मेन उत्पाद होता है, ठीक है। जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार के साथ की जाती है तब फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट और निकलते हैं, तो एक तो इसमें निकल जाएगा आपका जो K होता है, वो आपको पता है ये K प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस होता है, तो एक KCl हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस एक यहाँ पर क्या होता है, जो क्षार लेते हैं तो क्षार को कभी भी ड्राई फॉर्म में नहीं लेते हैं, मतलब सूखी अवस्था में लेते हैं, इसको लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, तो एक यहाँ पर जल भी आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये तीन चीज बनेगी यहाँ पर, एक फेनिल आइसोसाइनेट, एक KCl जो कि पोटेशियम क्लोराइड, और एक जल। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस जब भी आप करें तो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, ये ऐसे तत्व इनको सबसे आखिरी में करना है, कार्बन को सबसे पहले ऐसे करें जो एक कुछ अलग से तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे हम क्लोरीन को कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बाद ही बाद में आपको हाइड्रोजन को करना है। तो जैसे मैं क्लोरीन को कर रहा हूं, तो क्लोरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोरीन को 3। अब जैसे मैंने क्लोरीन को 3 किया तो पोटेशियम कितने हो गए 3, तो यहाँ पर पोटेशियम को भी कितना करना पड़ेगा 3। अब हमने पोटेशियम को कर दिया, क्लोरीन को कर दिया, इसके बाद ऑक्सीजन बच रहा है, कार्बन तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक कार्बन है दोनों में, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, एक रिंग यहाँ पर है, एक रिंग यहाँ पर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है, तो हम पहले ऑक्सीजन को करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको एक ही नजर आ रहा है पूरे रिएक्शन में, तो मैंने इस ऑक्सीजन को 3 करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिया, देखना वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने 3 दूनी 6, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 3 4 और 2 6, ठीक है। तो बैलेंस हो गई पूरी अभिक्रिया, आप आराम से इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। कैसे करना आपको, कि जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ की जाती है तब हमें फेनिल आइसोसाइनाइड नामक उत्पाद प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जितनी भी अभिक्रिया हमने करके देखी है हेलो एल्केन्स की, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं इस बार एग्जाम में इनमें से बहुत सारी अभिक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो भी अभिक्रिया आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आई है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और हम आगे जब पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर, अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें हेलो एरिन्स आएगा, हेलो एरिन्स में भी हम आईएमपी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सारी की सारी अभिक्रिया समझ में आई होगी। धन्यवाद।